दोस्तों, किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखना और उस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल को समझना, जिससे आपको पता लगे कि उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है और कितना डीप का पूछा जा रहा है। जिसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं DSSB मैथ सीरीज, जिसमें हम DSSB द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राकेश सर मैथ्स में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैथ्स एक कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होता है तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर आपके कंप्लीट मैथ के क्वेश्चन होंगे, तो मैं कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगा, अलग से कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, बशर्ते कि आप मुझे ध्यान से सुने ताकि आप मैथ को आसानी से सीख सकें। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मैथ का पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप अचीवर्स एकेडमी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां से आपको मेरा कंप्लीट मैथ का कोर्स और DSSB का मैथ का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपने इन क्लासेस को भी बड़े ध्यान से करना है, इससे आपकी DSSB के साथ साथ जो अदर टीचिंग एग्जाम है उनकी तैयारी भी हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये सभी सिखाऊंगा इस सीरीज के माध्यम से। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाओं का योग 23 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 3√20, ये 3√21 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का कुल सतही क्षेत्रफल क्या है? घनाभ जिसे आप क्यूबॉइड बोलते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, रियल लाइफ में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये जो शेप है ये हमारी एक घनाभ आकार की शेप है। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से दिख रही होगी। यहाँ क्या लिखा हुआ मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन ये जो शेप है मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। रियल लाइफ में आपने ईंट देखी होगी, या आप माचिस की बात करें तो वो आपके क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, देखो ये बिल्कुल साफ साफ, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये आपको क्या दिखती है? एक रेक्टेंगल यानी कि आयत दिखती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सतह ये है इसकी, ये पहली सतह है। ठीक है, तो सतह के बारे में चलो करते हैं बात। फिलहाल मैंने आपको जब ऐसे दिखाया था, तो अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ध्यान दो, ये जो है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, यानी कि ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अगर मैं देखूं ये कितना ऊंचा है तो ये इसकी हाइट है। यहां पर देखो H लिखा हुआ है, यहां L लिखा होता है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ एंड H फॉर हाइट। तो यहां पर तीन चीजें हैं। ठीक है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? तो अब यहां पे जो इसकी भुजाएं हैं, जो डायमेंशंस हैं, इसने बोला ना घनाभ की भुजाओं का योग, इसका मतलब L प्लस B प्लस H, इन सभी का जो टोटल है वो 23 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद इसका जो विकर्ण है डायगोनल, वो डायगोनल मैं अभी बनाऊंगा डायग्राम में, लेकिन उसके बाद उसने पूछा कि घनाभ का कुल सतही क्षेत्रफल कितना होता है, जिसको आप टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अब ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा? अगर मैं आपको कहूं ना कि भाई ये एक गिफ्ट आइटम है और इसको ना जरा पैक कर दो, तो तुम पैक कहां से करोगे? तुम इस पूरे पोर्शन को करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी और इसके पीछे भी, इसी तरह से इधर से भी और इधर से भी, यानी कि इसकी सारी साइड्स को पूरा बंद कर दोगे तो आप कहोगे कि हमने इसको पैक कर दिया। और ध्यान दें, ये जो सारा ही पोर्शन जिसको आपने पैक किया था, इसी को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? अब ये निकलता कैसे है इसके बारे में भी एक बार जान ले, ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला फिक्स हो जाए। देखो ध्यान से, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसमें ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। तो आप सभी जानते हैं इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्लियर? तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एक घनाभ है जो कि किस शेप का होता है, उसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। वो इस शेप का होता है। इस प्रैक्टिकल तरीके से आपको साथ के साथ फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप इनको याद रखना, बेनिफिट मिलेगा।
ये शेप है हमारी, ठीक है, जिसे मैंने बोर्ड पे बनाया। विकर्ण का जिक्र हुआ था इसमें, आपको बता दूं विकर्ण वो होगा जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर मिलेगा, इसको हम इसका डायगोनल बोलते हैं। दिस साइड इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, दिस इज हाइट। क्लियर है? तो अब देखो यहां पे आपको इसका जो टोटल सरफेस एरिया जिसको हम कुल सतही क्षेत्रफल बोलते हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब उसका मैं फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं। कुल सतही क्षेत्रफल को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है उसको एक बार बना के दिखाता हूं। तो मुझे बताओ, सामने से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, आपको ये पोर्शन दिख रहा है जो कि एक रेक्टेंगल की शेप है, ये वाली शेप है ना। तो मुझे बताओ इस साइड का, इस फेस का एरिया क्या होगा? तुम कहोगे L इंटू में B, यही कहोगे ना, L इंटू में B। तो इसका एरिया हुआ L इंटू B। जैसा इसका एरिया है वैसा इस पीछे वाले का भी होगा, इसके जस्ट पीछे जो है उसका भी एरिया होगा। तो आप इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ LB, ठीक है भाई। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दो ले लिए हमने। अब इसके बाद अब मैं इस फेस के एरिया की बात करूं तो देखो इसमें ये चौड़ाई थी और ये इसकी हाइट थी, तो इसका एरिया क्या होगा? फिर से एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये एक आयत दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? B इंटू H, ठीक है। तो B इंटू H इसका एरिया हुआ। ध्यान दो जैसा इसका है वैसा इसका भी होगा, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये सारा एरिया हमने टोटल करके लेना है। और फिर तीसरा हमारा कौन सा बचा? ध्यान दो, ये सामने वाला पोर्शन। इस पोर्शन में ये फिर से आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रही है, देखो आयत दिखाई दे रही है। इसका एरिया क्या होगा? L, ये लंबाई है और ये इसकी हाइट है, तो L इंटू H। क्लियर? तो ट्वाइस ऑफ L इंटू H, क्योंकि जैसा इसका है वैसा ही इसका भी होगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, फिर से 2 कॉमन लेके LB प्लस BH प्लस LH। आप क्या करें, आप एक बार LB लें, फिर BH लें और फिर LH लें, ठीक है, और 2 आगे कॉमन ले रहे। तो ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको सारा सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कुछ और फॉर्मूले भी, वो क्या है? अगर क्वेश्चन में मैं बात करूं कि गिवन क्या है, जो गिवन है एक बार उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घनाभ की भुजाओं का योग, भुजा कौन सी है? L, B और H। ये क्वेश्चन में 23 दिया हुआ है। क्या बात समझ में? फिर उसने बोला इसका विकर्ण, यानी कि ये भी दिया हुआ है। तो आप याद रखना जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे विकर्ण यानी कि क्या दे रखा है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट आपको कितना दे रखा है? दिस इज 3√21। क्लियर है यहां तक बात? और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा इसको भी समझ लो। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, और वो जो फॉर्मूला है वो हमारा एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जो कि क्या है? L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों जिसे आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैंने क्यों लिखा? इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को तो बताना है। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, यहां से निकल आएगी, और इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं एक बार। ये कैसे निकलेगा? देखो इस पे तो रूट है, पर वहां तो बिना रूट के रखा हुआ है। तो आप क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से दोस्तों ये चीज आपस में कट जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां से? तो स्क्वायर करने से ये कट गई, तो 3√21 का स्क्वायर, 3√21 का स्क्वायर, इसका मतलब है आप 3√21 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैं सारे स्टेप बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल। 3 गुना 3 करोगे दोस्तों कितना बनेगा? 9, और √21 गुना √21 कितना बनेगा? 21। ध्यान रखो, √21 जब 2 संख्याएं रूट में दिखे आपको एक जैसी, तो इनके अंदर जो लिखा है वही इसका आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक।
तो 21 गुणा 9 ये बनेगा हमारा 189। इसका मतलब इसका स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 189, और इधर से स्क्वायर कट गया तो ये बनेगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक अब तुम्हारे बात समझ में आ गई तो बस इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 23 है, तो 23 का स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू अभी हमने सोल्व करी कितनी बनी थी 189, प्लस में ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है। ठीक है भाई, तो अब 23 का स्क्वायर यानी कि 23 गुना 23 करोगे तो ये 529 बनेगा, और इस 189 को इधर लाके माइनस करोगे तो 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गए 4, और 4 में से 1 गया 3, तो 340, और साइड सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर बनने वाला है। ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना कभी फिर इस 2 से काट दो। ध्यान दो, 2 से नहीं काटना, क्योंकि 2 तो फॉर्मूले में लिखा ही हुआ है, तो इसी की वैल्यू वो पूछना चाह रहा था, और यही आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतही क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? तो आंसर ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जवाब था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से ये फॉर्मूले जो मैंने बताए याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल कितना होता है, इसकी साइड के सम को कैसे लिखते हैं, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, एक बार पढ़ें स्टेटमेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी में ही पढ़ता हूं कि 40 वस्तुएं बेचने पर एक विक्रेता को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान दें, क्वेश्चन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पहचान क्या है कि जब भी क्वेश्चन शुरू होगा इसकी पहचान यही है कि इतनी वस्तुएं बेचने पर, जैसे इसमें 40 आ गया, कभी कहेगा 60 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है, कभी कहेगा 50 वस्तुएं बेचने पर, तो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही होगी कि इतनी वस्तुएं बेचने पर। फिर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो परसेंटेज में नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैंने है ना अपनी बाइक बेच दी और मैंने 20% प्रॉफिट कमा लिया, या मुझे कल 10% का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट या लॉस अगर आपका परसेंटेज में नहीं हो तो किस में देगा, इन टर्म्स ऑफ सीपी एंड एसपी। ये पहचान है इसकी, इसमें परसेंटेज में नहीं दे रखा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बाय ट्रिक, वो मैं आपको सीधा बता देता हूं। एज इट इज स्टेटमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स, यानी कि 40 वस्तुएं बेचने पर। तो तुम मुझे बताओ, अगर 40 वस्तुएं बेची हैं तो बेचने का मतलब क्या, सेलिंग की है उनकी, तो 40 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40 के कॉस्ट प्राइस के। अगर 40 वस्तुएं बेची हैं तो 40 खरीदी भी तो होंगी, तो तुमने ऐसे ही लिखना है इस क्वेश्चन में कि 40 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40 का कॉस्ट प्राइस, बराबर का निशान लगा के लिखें। अब उसके बाद क्या बोला कि ऐसा करने से 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, किसके, 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। तो आपने कॉस्ट प्राइस वाली साइड ही ये लिखना है, ध्यान रखना, इधर आप कुछ भी नहीं लिखना, जो भी लिखना है इधर लिखना है। अगर वो बोलता 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, तो फिर मैं यहां सीपी की जगह एसपी लिख देता। बात समझ में आ रही है, जो भी लिखना है इसी साइड लिखना है। अगर बोले प्रॉफिट हुआ तो यहां पे प्लस लिखना है, अगर बोले लॉस हुआ तो फिर यहां पे माइनस लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 4 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था, तो इसका मतलब फिर यहां पे प्लस लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, जो एक जैसे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना है। तो मुझे बताओ, ये भी सीपी वाला, ये भी सीपी वाला, तो ये इधर ही प्लस हो जाएंगे। तो कितना लिखूंगा, 44 का सीपी, इधर क्या लिखूंगा, 40 का एसपी। इसके बाद आपने जो ये एसपी सीपी हैं उनको इकट्ठा करना है। कैसे, ये एसपी है, ये गुणा वाली चीज कहाँ आती है भाई, भाग में आती है। मल्टीप्लाई वाली कोई भी चीज हो जब बराबर के इधर आएगी तो वो डिवाइड में आ जाएगी। ये 44 तो यहीं पर लिखा हुआ था, ये तो यहीं लिखा हुआ था। इस 40 को मैं इधर भेजना चाहता हूं, तो बराबर क्रॉस करेगा तो कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इतना करने के बाद आप इसको काट दो, तो 4 धाया 40, 4 11 44। क्लियर है। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई दोस्तों, तो अब देखो मैं कहूंगा कि जो एसपी के आगे लिखा हुआ वो
सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है, जो सीपी के आगे लिखा हुआ है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने वाला मूल्य है। तो अब यहां से एक आदमी ने कोई चीज 10 रुपए की खरीद के उसे 11 रुपए की बेच दिया, तो तुम मुझे बताओ उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तुम कहोगे सर जी उसका 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो उसने पूछा था उसका परसेंट प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, जब आप लाभ को क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट इज 1 अपॉन में सीपी इज 10 इंटू में 100। तो इसको करने से आपका आंसर मिलेगा 10%। क्लियर है? ये जो 100 है ये परसेंटेज के लिए ही है, तो इसलिए 10% ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पहले वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक ऋण लेता है, यानी कि उसने कोई कर्जा ले लिया जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% था पर एनम, यानी कि एक साल में उसे 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपए के बदले। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। जिसमें प्रतिवर्ष 0.4 की दर से वृद्धि होती है। अगर उसने 4 साल ब्याज के रूप में 8428 रुपए का भुगतान किया हो तो उसने कितना ऋण लिया था? ठीक है, अब इसको समझने के लिए दोस्तों देखो, आप इतना तो जानते ही होंगे, 2 तरह के ब्याज होते हैं, एक साधारण और एक चक्रवर्ती, यानी कि एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दोनों में फर्क क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं। साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेम प्रिंसिपल का रेट परसेंट सेम ही कैलकुलेट होता है हर साल। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो साधारण ब्याज कितना बनेगा? 4 रुपए। क्लियर? इसी बात को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप दर बोलते हैं वो क्या होती है? एक साल में 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलेगा वही दर प्रतिशत होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। एक साल में 100 रुपए का जितना ब्याज होगा वही दर होती है। मतलब अगर दर 4% है तो 4% का मतलब वो 4/100, यानी कि मैंने अगर 100 रुपए उधार लिए तो मेरा ब्याज कितना बनेगा? 4 रुपए बनेगा। क्लियर है? तो 4 रुपए यानी कि 4% जो है वो ब्याज की दर है। अगर दर होती 8%, इसका मतलब मैंने 100 रुपए उधार लिए तो फिर 8 रुपए मेरा ब्याज बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में इस 100 का ही जितना परसेंट होता है हर बार हर साल वही निकलता है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष हर साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और ब्याज समान रहता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में आप सभी जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये लैंग्वेज तो आप सभी ने सुनी भी होगी और पता भी होगा कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या कि जो एक साल में ब्याज मिला, जैसे कि इसके हिसाब से 100 रुपए मैंने लिए तो 4 रुपए ब्याज बनेगा एक साल का। तो अगले साल अब 100 पर ब्याज नहीं मिलेगा, ये 4 रुपए इसमें ऐड करूंगा तो 104 पर ब्याज मिलेगा। इसी को बोलते हैं ब्याज पर ब्याज मिलना। ठीक है, तो ये फर्क है। हालांकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बात करूंगा, फिलहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में उसने बोला कि एक आदमी ने कोई कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, जिसमें 8% की साधारण ब्याज थी। तो ये 8% जो दर है वो 8% है, और मैंने क्या बोला 8% का मतलब होता है 8/100। इसका मतलब अगर उस बंदे ने 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए उधार अगर वो ले रहा है तो उसका जो एक वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 8 रुपए है। ध्यान दो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम ऐसे बोलते थे कि माना मूलधन 100 रुपए, और वो 100 रुपए मूलधन क्यों माना जाता था? उसका रीजन यही होता था कि 100 का जितना भी परसेंट रेट होगा उतना ही ब्याज बनेगा। 100 का 7% 7 ही होगा, 100 का 2.5% 2.5 ही होगा, 100 का 10% 10 ही होगा। तो इसका मतलब अगर दर 8% है तो मतलब हुआ कि 100 रुपए उधार लेने पर एक साल में 8 रुपए का ब्याज बनेगा। और इसी बात को मैंने बोल के भी बताया था कि 100 रुपए पर एक साल का जो ब्याज होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, और मैंने अभी एक बात बोली कि साधारण क्यों है वो, क्योंकि हर साल ब्याज जो है वो सेम रहेगा। जैसे अगर मैंने 100 रुपये उधार ले लिए 3 साल के लिए, मैंने 100 रुपये उधार ले लिए कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो इसका मतलब पहले साल भी मेरा ब्याज 8 रुपये रहेगा, दूसरे साल भी मेरा ब्याज 8 रुपये रहेगा, और तीसरे साल भी मेरा ब्याज 8 रुपये रहेगा। और ये 8 रुपये क्या है, इस 100 का 8%, ठीक है। दर क्या है, 8% है ना, तो 100 का 8% कितना बनेगा, मैंने अभी बताया 8 ही बनेगा। तो साधारण ब्याज इसलिए साधारण होता है कि वो हर साल सेम रहता है, ठीक है। और वो किसका ऑपरेट होता है हर साल, इस 100 रुपए का, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 100 का 8% ही ब्याज रहेगा। तो अब मैं यहां से ये इतनी बात क्यों समझाना चाह रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसने जो लोन लिया था, जो ऋण लिया था, उस पर जो 8% की दर थी वो केवल पहले साल के लिए थी। उसके बाद हर साल 0.4 की दर से उसमें बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 100 रुपये उधार ले रखे हैं तो 8% दर से पहले साल मेरा ब्याज होगा 8 रुपये, दूसरे साल मेरा ब्याज होगा 8.4 रुपये। ऐसा क्यों, क्योंकि हर साल दर में 0.4 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि फिर फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में मेरा ब्याज अब 8.4 रुपये होगा। इसके बाद थर्ड ईयर में ब्याज फिर से कितना होगा, 8.8। क्यों, ये फिर से 0.4 बढ़ जाएगा। फिर फोर्थ ईयर में मेरा ब्याज कितना होगा, इसमें फिर से मैं 0.4 को ऐड करूंगा, दिस इज 9.2। क्या यहां तक ब्याज बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान रखो, मैंने कितने रुपए उधार ले रखे हैं, मैंने 100 रुपये उधार ले रखे हैं, तो मेरा ये 4 साल का ब्याज बना, ठीक है। तो उसने कहा कि उसका 4 साल का ब्याज इतना बना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 4 साल का ब्याज कितना बना, इसको ऐड कर दूंगा। तो 8 2 10 और 4 14, एक हासिल 9 10 8 18 और 8 26 और 8 34, ठीक है भाई। तो मैंने कहा भाई मेरा इसके हिसाब से 4 साल का ब्याज बना इतना, जो कि क्वेश्चन में बन रहा है कितना, 8428। यानी कि इसके हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से मेरा ब्याज ये है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज ये है, तो इसका टोटल जो है वो इसके बराबर होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये आपने करना था। अब इसकी वैल्यू अगर ये है तो एक की वैल्यू क्या बनेगी, 8428 बटे में 34.4, और 100 की वैल्यू क्या बनेगी, तो 100 की क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि उसने ये पूछा था कि उसने कितना ऋण लिया था, तो मैंने कहा था उसने तो 100 रुपए ऋण लिए थे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 8428 अपॉन 34.4 इंटू में 100, इसका पॉइंट हटेगा तो फिर से यहाँ पे 10 लगेगा। इसके बाद इसको आप काट दें, तो इसको काटूंगा तो काटना है तो काट के देखते हैं किस पे कट रहा है। देखो 4 8 32, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 4 7 28, ठीक है भाई। फिर से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितने पे कट रहे हैं, ध्यान दें, ये फर्दर 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 43 से इसको मैं काटूंगा तो ये 49 पे कटेगा, ठीक है भाई। अब हमारे पास नीचे से सारा कट गया, अब बचा क्या, 49 इंटू 100 इंटू 5, तो 49 इंटू 5 करूंगा तो 5 निमे 45, 5 चौके 20 और 4 24, 245 और 2 जीरो ये वाली, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू है 24,500, यानी कि 24,500 रुपये उधार लिए गए थे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्लियर। तो इस तरीके से आपने करना है, ये सिंपल था इसलिए इतना सिंपल चला, ठीक है। ध्यान रखना, कंपाउंड आएगा तब कंपाउंड समझाएंगे। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह अपने स्टॉक का 50% अंकित मूल्य पर बेचता है, 20% स्टॉक 20% छूट पर तथा शेष अंकित मूल्य के 25% छूट पर बेच देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारा एक डिस्काउंट सेक्शन है वहां का क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन को करना है, ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को लिखते चलेंगे।
कि एक व्यापारी है जो अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर रहा है। इस बात का मतलब क्या, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पर कोई चीज खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। आप बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है वो होता है हमारा मार्क प्राइस। तो इसमें कह रहा है कि उसने जो सामान खरीदा, मान लो उसने खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 रुपए। फिर उसने क्या किया, इस पर लेबल लगा दिया 40% बढ़ाकर। 40% बढ़ाने का मतलब क्या कि पर 100 को हम परसेंटेज बोलते हैं। मैंने कहा पर 100 को क्या बोलते हैं, परसेंटेज, यानी कि 40% का मतलब हुआ 40/100, या किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो चीज 100 रुपए की खरीद के लाया, मैंने यहां पर 100 रुपए क्यों माना, क्योंकि इसका बेस परसेंटेज के हिसाब से 100 है, ठीक है। तो अगर वो चीज 100 की खरीद के लाया तो 100 का 40% 40 ही होता है, यानी कि उसने उसके ऊपर 40% बढ़ाकर लेबल लगाया, यानी कि उसने उसके ऊपर 140 रुपए रेट लिख दिया। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो पहली लाइन में यही लिखा हुआ था। आगे उसने कहा कि वह अपने स्टॉक का 50%, ध्यान दो, उसने पहले 50% बेचा, उसके बाद 20% स्टॉक बेचा, और फिर उसने बेचा शेष स्टॉक। तो तुम मुझे बताओ 50%, 20% कितना हो गया 70%, और कितना और कर दो कि टोटल 100% हो जाए, तो तुम कहोगे 30% और कर दो, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो बोला इसने कि शेष अंकित मूल्य के 25% छूट पर बेच रहे हैं, तो वो शेष स्टॉक को हमने ऐसे निकाल लिया कि टोटल हमने मान लिया 100% स्टॉक था, जिसमें से 50% एक बार बेचा, 20% एक बार बेचा, तो 70% बेच दिया, बचा कितना 30%। क्लियर है। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कैसे बनता है, आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो इसके नाम का 100 नीचे लगाएंगे, और 100 नीचे लगाने के बाद ये कट के कितना बनता है 1/2, ठीक है। सिमिलरली इसमें परसेंट हटाने पर नीचे लगाएंगे 100, और कटने के बाद ये बनता है 1/5, ठीक है। तो मैं सीधा यहां लिख देता हूं एक बार, दिस इज 1/5। अगेन 30% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये है 30/100, तो सोल्व करने के बाद बनेगा 3/10। अब मैं यहां पर क्यों गया, यहां से मैं आपको एक खास बात जो बताने वाला था। यहां पर ये जितने भी फ्रैक्शन हमने इस परसेंटेज से बनाए हैं, इनमें बेस वैल्यू को आपने ध्यान से देखना है। बेस वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, और इसमें 10 है। बेस वैल्यू कितनी है 2, 5 और 10। आप देखें यहां पर इनका एलसीएम क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैंने बोला इनका एलसीएम किसका, 2 का, 5 का और 10 का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, ठीक है। और कैसे निकालते हैं एलसीएम, उसके लिए आप नंबर्स को ऐसे लिखें, फिर यहां एक ऐसे नंबर से काटें जिससे कम से कम 2 नंबर कटते हों। ध्यान दो यहां पर 2 और 10 हमारे 2 से कट रहे हैं, तो 2 एकम 2, जो नहीं कटा एज इट इज लिख लें, 2 पंजे 10। फर्दर ये दोनों नंबर हमारे 5 से कट रहे हैं, तो इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें और आपको मिलेगा एलसीएम 10, ठीक है। इसी बात को बिना लिखे आप कैसे कर सकते थे, आपने सबसे बड़े नंबर को, आप जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं, इनका एलसीएम, उसमें से आप सबसे बड़े नंबर को उठा लें और देखें कि क्या वो सबसे बड़ा नंबर इन बाकी बचे हुए नंबर से कट रहा है। तो हमने देखा 10 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है भाई। कितना आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है। अब ये मैंने एलसीएम क्यों निकाला, इसका रीजन क्या है, अब वो मार्केट से कुछ सामान लेके आया 100 रुपए का और उसने लेबल लगा दिया 140 रुपए का। तो अब वो जो सामान लेके आया, हमने उसकी संख्या को 10 मान लिया कि भाई वो 10 जो सामान है वो मार्केट से लेके आया, ठीक है भाई। तो अगर उसने टोटल 10 सामान खरीद लिए, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, उसने कहा कि वह अपने स्टॉक का 50%, तो मुझे बताओ 10 का 50% कैसे निकालोगे, 50% 1/2 होता है, तो तुम 10 की गुणा 1/2 से करोगे तो इसका मतलब 5 वस्तुएं, ये कितनी वस्तुएं हो गई 5।
टोटल वो कितनी लाया था, 10 लाया था, जिसमें से 5 वस्तुएं उसने किस पर बेच दी, अंकित मूल्य पर बेच दी। इसका मतलब इन 5 वस्तुओं को उसने एमआरपी पर बेचा, यानी कि 140 के हिसाब से बेचा। तो 140 के हिसाब से 5 वस्तुएं कितने की बिकेंगी भाई, 700 रुपए की बिकेंगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एलसीएम मैंने इसीलिए लिया था ताकि ये 1/2 से भी कटे, 1/5 से भी कटे और 3/10 से भी कटे। क्लियर है, ध्यान रखना। अब उसके बाद उसने क्या कहा, यानी कि 700 रुपए की ये बेच दी। फिर उसने कहा 20% स्टॉक उसने 20% छूट पर बेच दिया। तो मुझे बताओ, टोटल वस्तुएं थी 10 और 10 का 20%, 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 का मतलब कितना, 2 वस्तुएं। क्लियर है। अब ये जो 2 वस्तुएं हैं, ध्यान दो, 10 में से 5 वो बेच चुका है। अब उसने 2 वस्तुएं किस पर बेची, 20% छूट पर बेच दी। अब ध्यान दो दोस्तों, तुम कैसे करते हो, तुम मुझे बताओ, 140 रुपए की कोई चीज है, ध्यान रखना, छूट हमेशा एमआरपी पर मिलती है, ठीक है। तो एमआरपी 140 है, तुम बाजार में चले गए और तुमने कहा कि भाई ये सामान हमें दे दो। आपने सामान ले लिया, उसने कहा मैं आपको 20% छूट दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, इस 40 का 20% कैलकुलेट करोगे। तुम कहोगे 20% का मतलब 28 रुपए छूट मिल गई, ठीक है भाई। 20% क्या हो गया, 28, यानी कि 140 के सामान पर तुम्हें 28 रुपए की छूट मिल गई। तो तुम कितने का सामान लेके आए, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और 1। इसका मतलब 140 वाला सामान अब तुम 112 रुपए का लेके आए। क्या ये बात समझ में आई? इसी बात को मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, उससे फिर ये इतना लंबा नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा जाएगा। क्या 140 रुपए का सामान, 140 रुपए का सामान, तुमने पूछा दुकानदार से भाई कितने का पड़ेगा। अब दुकानदार बोला कि मैं इस पर 20% छूट दे रहा हूं, और 20% का मतलब क्या, कि 100 रुपए के सामान पर 20 रुपए छोड़ रहा हूं। तो इसका मतलब वो आपसे कितने ले रहा है, 80 रुपए ले रहा है। यानी कि 20% छूट, उसको हटा दो, 20% छूट के बाद ये सामान आपको 80% में मिल रहा है। तो तुम इसका डायरेक्ट अगर 80% निकालोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 112 रुपए का। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? इसका मतलब ये जो 2 वस्तुएं तुम लेके आए, ये 140 के हिसाब से नहीं, 112 के हिसाब से लेके आए। तो 2 वस्तुएं 112 के हिसाब से कितने रुपए की पड़ेंगी, ये पड़ेंगी 224 रुपए की। क्या यहां तक भी बात समझ में आई, क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरे वाली बात में कहा गया था कि शेष अंकित मूल्य के 25% छूट पर बेचता है। ध्यान दो, 5 वस्तुएं एक बार बेच दी, 2 एक बार बेच दी, 5 और 2 कितनी बेच दी, 7, बची कितनी, 3। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस 3 को या तो तुम ऐसे निकालना, या तुम इस 10 का 30% यानी कि 3/10 अगर आप करोगे तो ये आपके पास आएंगी 3 वस्तुएं। आप जैसे भी ठीक समझे आप उसको करें। तो ध्यान दो, यहां पर वस्तुओं की संख्या मैंने इस प्रकार से मानी थी ताकि ये अलग अलग हमारे प्रॉपर आर्टिकल्स आ जाएं, ठीक है। अब 3 वस्तुएं बच गई। अब उसने क्या किया, 140 की ना देकर 25% डिस्काउंट पर दे दी। इसका मतलब हुआ तुम्हारे 25 रुपए छोड़ दिए, 100 में से 25 छोड़ दिए, तो तुम्हारे कितने लिए, 100 में से 75, ठीक है। तो 100 में से 75 तुम्हारे, यानी कि 75% पे आपको चीज दी है, तो 75% निकालूंगा। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 35 तिये 105। यानी कि 140 का सामान 25% छूट के बाद आपको मिला कितने का, 105 रुपए का। तो आपने 3 सामान यहां पर जो है वो बेचे हैं, तो 3 गुना 105 कितना बनेगा, 315। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब ध्यान दो, आपने जो सामान बेचा है वो 50% बेचा 700 रुपए का, बाकी 20% बेचा 224 का, और जो शेष बच गया वो बेचा 315 रुपए का। क्लियर है? अब उसने कहा कि इसमें कुल लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान दो, अगर आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो लाभ प्रतिशत यानी कि परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। इट मींस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। क्लियर है? ऐसे आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आप खरीद के कितने की लाए। देखो प्रॉफिट कैसे पता लगेगा,
मैंने कहा आपने कोई चीज 50 रुपए की खरीदी और आपने वो 70 की बेच दी, तो क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कहेंगे 50 की खरीद के 70 की बेच रहे हैं तो इसका मतलब 20 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं कहूं कि आपने 50 की खरीद कर 30 की बेच दी, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसी बात से अब यहां पर आप देखो, आप खरीद के कितने की लाए थे? आपने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 10। एक वस्तु 100 रुपए की है तो 10 वस्तुएं कितने की खरीदी? तुम कहोगे 1000 रुपए की खरीद ली। क्या ये बात समझ में? बेची कितने की? अब 140 के हिसाब से तो नहीं बेची, बेची तो इस प्रकार है। तो ये बेची कितने की, उसके लिए आप 700 प्लस 224 प्लस 315 करेंगे तो ये आपकी आएंगी 1239। ठीक है, आप इसको प्लस करके देखो, ये आपका 1239 बन रहा है। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ, तुम खरीद के लाए कोई चीज 1000 रुपए की और तुम बेच रहे हो उसको 1239 रुपए की, तो तुम्हें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तुम कहोगे सर जी यहां पर प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि खरीद के 1000 की लाए थे और बेची 1239 की, इसका मतलब 239 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो 239 का प्रॉफिट कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर। किससे पता लगा प्रॉफिट हुआ? इस 1000 रुपए से पता लगा। तो जिससे पता लगता है उसको नीचे रखते हैं, और याद रखना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आप नीचे कॉस्ट प्राइस को रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये क्यों 100 लगाया? कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, इसके लिए हम यहां पर 100 लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 239 बटे 10 ये बन गया 23.9%। तो ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहा हूं कि चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूं, ताकि इस चैप्टर के बिना बेसिक को क्लियर करे मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझा दूं। ठीक है, और ध्यान रखना कि आपने सीखने की इच्छा रखनी है, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि मैं आपको सिखा दूं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ध्यान रखना, ये जो टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा दोबारा आता है तो फिर आप उसको ऐसे कर लें जैसे कि मैंने अभी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 12, 28 तथा 33 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे? ध्यान दे दोस्तों, अगर कोई संख्या 12, 28 और 33 से पूरी डिवाइड होती है तो वो उसका एलसीएम होती है। अभी भी मैंने एक बात बताई थी, अभी हमने किया था 2, 5 और 10 का एलसीएम। तो हमने देखा था 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी कट रहा था और 2 से भी कट रहा था, तो 10 हमारा एलसीएम आया था। लेकिन यहां तो नंबर छोटा था, अब की बार जो नंबर है हमारे वो क्या है? 12, 28 और 33। तो आप देखो, सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा मुझे एक नंबर बताओ जो 12, 28 और 33 से पूरा डिवाइड हो। ध्यान दे, क्वेश्चन को तोड़ के समझा रहा हूं। मैंने कहा सिर्फ ऐसा नंबर जो इनसे पूरा डिवाइड हो, तो आप क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। और एलसीएम दोस्तों कैसे निकालते हैं? यहां एक ऐसा नंबर आपने रखना है जिससे इनमें से कोई 2 वैल्यू आपकी कटे। तो आपने कहा कि यहां से 2 छिके 12 और 2 से काटूंगा ये 14 पे कटेगा, और जो नहीं कटता वो एज इट इज लिख दो। फिर से आप देखें, ये दोनों वैल्यू आपकी 2 से कट रही हैं, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और जो नहीं कटा वो एज इट इज। क्या अभी भी कोई 2 वैल्यू हैं जो एक नंबर से कटे? तो आप कहेंगे ये दोनों वैल्यू हमारे 3 से कट रही हैं, तो 3 एकम 3 और 3 11 33। क्लियर है? इतना करने के बाद दोस्तों एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन पार्ट है वो और जो एक्स्ट्रा बचा वो सारा, जिसको मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ये सारा ही आपका क्या बनेगा? एलसीएम। यानी कि एलसीएम के लिए आप मल्टीप्लाई कर दें 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 की 12, 12 सत्ते 84 और 84 की गुणा 11 से करोगे तो ये आएगा 924। ठीक है, 84 की मल्टीप्लाई मैंने 11 से करी है। आप करेंगे तो कैसे फटाफट कर सकते हैं? सबसे पहले इस 4 को लिखना, उसके बाद 8 और 4 को ऐड करना। 8 और 4 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 12 और 1 बनेगा हासिल। फिर 8 को लिखना होता है, 1 हासिल जोड़ के ये बनता है 9, तो 924 आता है, जिसको मैंने डायरेक्टली कर दिया था। आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो आप 84 × 11 करके लिख दें। ठीक है भाई, क्लियर? तो इनका जो एलसीएम है 12, 28 और 33 का वो कितना है? 924।
इसका मतलब 924 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 28 से भी और 33 से भी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब उसने क्या पूछा था कि जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए। 4 अंकों की, ये तो 3 ही अंकों की आई हमारे पास। तो अब 4 अंकों की संख्या के लिए आपने क्या करना है, आपने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेना है और उसको इस एलसीएम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ध्यान देना आपने, मैंने क्या बोला कि अगर मेरा एलसीएम 3 अंकों का है लेकिन मुझसे पूछा है 4 अंकों की संख्या या 5 की या 6 की, तो जो भी संख्या पूछे उसको आपने इससे डिवाइड करना है। और आप यहां पे कैसे करेंगे आगे मैं एक बार लिख देता हूं। 924 से कम 924, कितना बचा, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और ये इतना। ठीक है, ऊपर से क्या उतारा 9। ध्यान दो, भाग की कंडीशन क्या होती है डिवाइड की, कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि या तो ये पूरा कटे या इससे छोटा यहां बचे। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ 924 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, या तो ये पूरा कटे, अब पूरा तो कट नहीं रहा, तो फिर इससे छोटा बचे। तो आपने कहा 924 की 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इससे छोटा रहेगा। 924 से कम 924 तो इससे ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बना 957, 759 जो है वो आपका क्या बचा दोस्तों, रिमाइंडर यानी कि शेष। अब सीधी सी बात, अगर इस 4 अंकों की संख्या में से ये निकल जाए तो मैं कहूंगा ये नंबर जो है इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 17, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने से इसमें कितना रिमाइंडर बचता है 2। तो अगर दोस्तों 17 में से ये 2 निकाल लिया जाए तो क्या जो बचेगा नंबर वो 5 से पूरा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, यही बात मैंने यहां कही कि इस 4 अंकों की संख्या में से मैं अगर 759 को माइनस कर लूंगा तो ये जो मेरा नंबर बनेगा ये हमारा 4 अंकों का वो नंबर होगा जो 924 से पूरा डिवाइड होगा। ध्यान रखना, अगर ये 924 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब फिर ये 12, 28 और 33 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका भी मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या 12 6 से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 6 से पूरा डिवाइड होता है। तो क्या 12 का दुगना 24 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल ये भी 6 से डिवाइड होगा। क्या 12 का 3 गुना 36 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्या 12 का 10 गुना 120 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्लियर है? तो यही मैं कह रहा था, अगर 924 का 10 गुना क्या बनेगा, ये 924 को 10 से गुना करूंगा तो ये 92 से 40 बनेगा ना। तो इसका मतलब ये 9240 924 से पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये इनसे भी पूरा कटेगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसीलिए हमने यहां पर ये डिवीजन का प्रोसेस किया है। अब 9240 इनसे पूरा कट रहा है, तो अब क्वेश्चन में एक लाइन और बची है जिसमें वो बोल रहा है कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। मुझे बताओ, ये नंबर तो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि यहां 8 शेष बचना चाहिए, तो तुम क्या करो, इसको 8 और ज्यादा दे दो। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैं अगर आपसे 100 रुपए ले लूं तो आपके पास 8 रुपए बचने चाहिए, लेकिन आपके पास तो 100 ही रुपए हैं, तो मैंने 100 रुपए ले लिए तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास 8 रुपए बचने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो जैसे ही मैं आपसे 100 रुपए लूंगा आपके पास वो 8 रुपए बच जाएंगे। इसीलिए हमने इसमें 8 को प्लस किया और ये बन गया 9248। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये 8 क्यों प्लस किया? क्योंकि हर बार 8 शेष बचना चाहिए था जब इनसे डिवाइड करूं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इनसे तो इसमें से 9240 कट जाएगा और 8 जो एक्स्ट्रा हमने दिया है वो बच जाएगा। अब बात आती है आखिरी लाइन की, और आखिरी लाइन में लिखा था कि 4 अंकों की सबसे बड़े संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यानी कि आपसे वो पूछना चाह रहा था, ये जो नंबर आ गया इसके डिजिट्स का जो टोटल है वो क्या होगा। तो अब ये तुम कर सकते हो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23। तो 23 जो है 23 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह का क्वेश्चन था। तो ये याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन दोबारा से अगर आ जाएं तो आपने उनको इस तरह से कर देना है।
यहाँ कोई और अल्टरनेट नहीं था जिसको मैं लगाता, ये डिटेल करना ही हमारी मजबूरी था, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, आप जस्ट क्वेश्चंस को सीखते रहें, तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन भी अगर आप नया सीखते हैं इसका मतलब आपकी एक टाइप क्लियर हो जाती है, ठीक है।